वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 139 है। यूपीपीएससी आरओ के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है ये, और इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 139 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन रिक्तीकरण हेतु उत्तरदायी नहीं है, पूछ रहा है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ऑर्गन। देखिए, ओजोन के रिक्तीकरण के लिए नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्तरदायी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी है। आर्गन नहीं है, क्योंकि ऑर्गन एक अक्रिय गैस है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मानव जनित प्रक्रिया जिसके कारण वायुमंडल में क्लोरीन, ब्रोमीन आदि का उत्सर्जन होता है, वे ओजोन विनाश का कारण बनते हैं। ये पदार्थ ओजोन विघटनकारी पदार्थ कहलाते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म और ब्रोमो क्लोरोमीथेन जैसी गैसें जो हैं वो ओजोन रिक्तीकरण हेतु उत्तरदायी मानी जाती हैं, जबकि ऑर्गन जो है एक अक्रिय गैस है। ऑर्गन हो गई, क्रिप्टॉन हो गई, जेनान, रेडॉन। दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय है श्रीलंका में, श्रीलंका के कोलंबो में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो आप आरओ की फुल ईयर के लिए, मतलब एग्जाम तक के लिए 399 में। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान एक गैर लाभकारी और गैर सरकारी वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन है, जिसका मुख्यालय है कोलंबो, श्रीलंका में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ज्योग्राफी का, और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं नदी डेल्टा निर्माण के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, नदी जो डेल्टा बनाकर लाती है, जो अपने साथ गाद सैलखंड बहाकर लेके आती है, ठीक है, फिर डेल्टा बनाती है वो झील या सागर से पहले, उसमें गिरने से पहले, ठीक है, और ऊंचाई से गिरती है वो। पहला स्टेटमेंट है, नदी के मुहाने के पास ज्वार की तरंगें प्रबल हों, और जिस सागर में नदी गिरती है उसकी सागरीय लहरों का वेग अधिक होना चाहिए। और तीसरा है, मुहाने के पास नदी का वेग अत्यंत तीव्र होना चाहिए, और नदी का डेल्टा का निक्षेप झील या सागर जैसे उचित स्थान का होना चाहिए। ठीक है, डेल्टा का निक्षेप झील या सागर जैसे उचित स्थान का होना चाहिए। तो ऊपर से वो गिरती है डेल्टा बनाने से पहले, डेल्टा बनाने के बाद। ठीक है, तो यहाँ डी वाला जो स्टेटमेंट है वही सही है, केवल पहला वाला गलत है, क्योंकि तरंगे प्रबल नहीं बल्कि दुर्बल हों, और वेग अधिक नहीं बल्कि कम होना चाहिए। ठीक है, और मुहाने के पास नदी का वेग अत्यंत तीव्र नहीं, मंद होना चाहिए। तो केवल 20 का आंसर हो जाएगा, मतलब चौथा। देखिए, जब नदी का वेग घटता है तो यह अपने साथ लाए पदार्थ जैसे कि सैलखंड, रेत और गाद संबंधी भार को जमा करना प्रारंभ कर देती है। और जब नदी सागर अथवा झील में प्रवेश करती है तो उसके प्रवाह में अवरोध एवं वेग में कमी के कारण नदी के मुहाने पर बड़ी मात्रा में रेत और गाद का निक्षेपण या जमाव होने लगता है। इस प्रकार से निर्मित जो स्थल रूप है वो डेल्टा कहलाता है। अब डेल्टा निर्माण के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी हैं। देखिए, डेल्टा के निक्षेप हेतु झील या सागर उचित स्थान का होना चाहिए। तो चौथा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और नदी का आकार तथा आयतन अधिक हो और उसका मार्ग भी लंबा हो, ताकि वह अपने साथ अधिक पदार्थों का परिवहन मुहाने तक कर सके। और नदी के मुहाने के पास ज्वार की तरंगें जो हैं वो दुर्बल होनी चाहिए। वहाँ प्रबल लिखा था, इसलिए गलत था वो। और मुहाने के पास नदी का वेग अत्यंत मंद होना चाहिए, वहाँ तीव्र लिखा था, इसलिए गलत था वो स्टेटमेंट। और जिस सागर में नदी गिरती है उसकी सागरीय लहरों का वेग कम होना चाहिए, वहाँ अधिक लिखा था, तो गलत है दूसरा वाला भी स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए, इसका अर्थ किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा और न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि के निरुद्ध करना है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले अपराध के लिए दंडित करना नहीं है, बल्कि उसे निकट भविष्य में अपराध करने से रोकना है। और किसी व्यक्ति की हिरासत 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती जब तक कि एक सलाहकार बोर्ड विस्तारित हिरासत के लिए पर्याप्त कारण की रिपोर्ट नहीं करता। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड, निवारक निरोध से रिलेटेड, डी है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निवारक निरोध कानून को राज्य को मनमानी शक्ति प्रदान करने वाला एक औपनिवेशिक विरासत के रूप में वर्णित किया है। ठीक है, निवारक निरोध का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा और न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि के निरुद्ध करना। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले अपराध के लिए दंडित करना नहीं है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले अपराध के लिए दंडित करना नहीं है, बल्कि उसे निकट भविष्य में अपराध करने से रोकना है।
और किसी व्यक्ति की हिरासत जो है 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती जब तक कि एक सलाहकार बोर्ड विस्तारित हिरासत के लिए पर्याप्त कारण की रिपोर्ट नहीं करता। अनुच्छेद 22 गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है और अनुच्छेद 22 के 2 भाग हैं। पहला भाग सामान्य कानून के मामले से संबंधित है और दूसरा भाग निवारक निरोध कानून के मामले से संबंधित है। तो डी है आंसर, उपरोक्त सभी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऊर्जा कुशल अर्थव्यवस्था गठबंधन और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, उपरोक्त सभी। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक का संबंध नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से है, ऊर्जा कुशल अर्थव्यवस्था गठबंधन, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, इन सभी से है। डी है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा ऊर्जा दक्षता सूचकांक 21-22 जारी किया गया। यह सूचकांक ऊर्जा कुशल अर्थव्यवस्था गठबंधन के सहयोग से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो तीनों हो गए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऊर्जा कुशल अर्थव्यवस्था गठबंधन और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। देखिए, इसके द्वारा ऊर्जा दक्षता में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक प्रगति का आकलन किया जाता है और यह स्थिति सुनिश्चित करती है कि पार्टी का चिन्ह देश भर में उसके उम्मीदवारों हेतु आरक्षित। ये कहाँ गया? ये किसी दूसरे की एक्सप्लेनेशन ऐड हो गई है। ठीक है, इतना ही है ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। वर्तमान में भारत में कितनी पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है? तो 5 थी। ठीक है, लेकिन आप आम आदमी पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है, तो 6 हो गई हैं। तो बी है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी है और इस मान्यता के साथ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआई, ठीक है एम, और नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी और आप देश की 6ठी राष्ट्रीय पार्टी हो गई है। ठीक है, इसके साथ आम आदमी पार्टी देश की 6ठी राष्ट्रीय पार्टी हो गई है। तो याद रखिएगा 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। और फिर यह है एक्सप्लेनेशन इसके बाद की, यह सुनिश्चित करती है कि पार्टी का चिन्ह देश भर में उसके उम्मीदवारों हेतु आरक्षित है, मतलब जो नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाता है। तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। भारत में पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया जाएगा? देखिए, इसको मई 2023 तक, इसी महीने तक जो है कंप्लीट करना है और यह है जम्मू कश्मीर में और नदी का नाम है अंजी रिवर, अंजी नदी। भारत का पहला है केबल स्टे रेलवे ब्रिज। देखिए, जम्मू कश्मीर में अंजी नदी पर, अंजी जो कि चिनाब की एक सहायक नदी है, इस पर भारत के पहले केबल आधारित रेलवे पुल के मई 2023 तक तैयार होने की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के खुशहाल देशों का अवरोही क्रम निर्धारित करना है, मतलब जो सबसे ज़्यादा खुश है वो पहले आएगा और जो दुखी है वो सबसे लास्ट में। तो फिनलैंड, फिनलैंड, आइसलैंड, फिनलैंड। देखिए, लगातार 6 साल से जो है सबसे खुशहाल है फिनलैंड। तो आइसलैंड से जो स्टेटमेंट शुरू हो रहा है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। सबसे खुशहाल है फिनलैंड। फिनलैंड के बाद क्या है? डेनमार्क या आइसलैंड? फिनलैंड के बाद आएगा डेनमार्क। ठीक है, और डेनमार्क के बाद क्या आएगा? आइसलैंड। तो यहाँ तक तो कॉमन ही है। अब इसके बाद भारत की जो स्थिति है वो बांग्लादेश से ख़राब है। ठीक है, यानी बांग्लादेश अधिक खुश है भारत से, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, पहला वाला। देखिए, हाल ही में यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 जारी की, जो देशों को खुशहाली के आधार पर रैंक प्रदान करती है। फिनलैंड लगातार 6ठी बार शीर्ष स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर है आइसलैंड। तो फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, और 136 देशों में भारत जो है 125वें स्थान पर है, जो इसे विश्व के सबसे कम खुशहाल देशों में से एक के रूप में प्रदर्शित करता है। जो भारत है, भारत नेपाल, चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे है। ठीक है, तो भारत की स्थिति बांग्लादेश से ख़राब है, चीन से ख़राब है और श्रीलंका से भी ख़राब है, नेपाल से भी ख़राब है। चलिए, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है ज्योग्राफी का प्रश्न।
विषुवत रेखा के 35 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर अत्यधिक वर्षा होती है, जो पश्चिम की तरफ घटती जाती है। ठीक है, इस तरफ घटती जाती है। और जिन स्थानों पर पर्वत तट के समानांतर पाए जाते हैं, वहाँ वर्षा की जो मात्रा है वो पवनाभिमुख तटीय मैदान में अधिक होती है एवं यह प्रति पवन दिशा की तरफ घटती जाती है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट हैं एकदम, और सी है इसका आंसर। देखिए, एक वर्ष में पृथ्वी की सतह पर अलग अलग भागों में होने वाली वर्षा की मात्रा भिन्न भिन्न होती है तथा यह अलग अलग मौसमों में भी होती है। विषुवत रेखा से 35 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर अत्यधिक वर्षा होती है, जो पश्चिम की तरफ घटती जाती है। जिन स्थानों पर पवन तट के समानांतर पाए जाते हैं, पर्वत तट के समानांतर पाए जाते हैं, वहाँ वर्षा की जो मात्रा है वो पवनाभिमुख तटीय मैदान में अधिक होती है और यह प्रति पवन दिशा की तरफ जो है वो घटती जाती है। यहाँ थोड़े हिंदी के क्लिष्ट वर्ड जो है ऐड किए गए हैं, तो इसलिए इसका जो है इंग्लिश में इसको जो है ट्रांसलेट कर दिया गया है। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इक्वेटर से ये है अपना पृथ्वी, वी से एक रेखा खींच दो, ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध, ये 0 डिग्री है इक्वेटर। ठीक है, तो इसको बोल रहा है 35 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में, और दोनों तरफ नॉर्थ में भी और साउथ में भी। 10वां प्रश्न है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन में निम्नलिखित में से किस देश को संवाद भागीदार के रूप में शामिल होने की मंजूरी प्राप्त हुई है? कौन सा इनमें से संवाद भागीदार? पहले संवाद भागीदार बनेगा, बाद में बनेगा मेंबर को। यह है सऊदी अरब, सी है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में सऊदी अरब को संघाई सहयोग संगठन यानी SCO में संवाद भागीदार के रूप में शामिल होने की मंजूरी प्राप्त हुई है, और वर्तमान में अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, तुर्की और सऊदी अरब संघाई सहयोग संगठन के संवाद भागीदार हैं। संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। रूस, चीन, मध्य एशिया के पूर्व सोवियत राज्यों द्वारा की गई थी, और बाद में भारत और पाकिस्तान जो है इसके मेंबर बने, इसके सदस्य बने। और संगठन में पूर्ण सदस्यता से पहले जो है सऊदी अरब को संवाद भागीदार का दर्जा दिया जाएगा, उसके बाद ही कहीं जाके बनेगा ये मेंबर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए, जोखिम रहित संपत्ति में लघु अवधि के लिए ऋण प्रदान करना क्या कहलाता है? जोखिम रहित संपत्ति में लघु अवधि के लिए ऋण प्रदान करना कहलाता है सीमित बैंकिंग। ऑप्शन नंबर ए। तो जोखिम रहित संपत्ति में लघु अवधि के लिए उधार देना सीमित बैंकिंग कहलाता है। सीमित बैंकिंग की सिफारिश वर्ष 1991 में वित्तीय व्यवस्था पर गठित समिति ने की थी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की समय सीमा क्या है? ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है और ये समय सीमा है वर्ष 2022-23 से वर्ष 2026-27। देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 से 26-27 के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना के 5 घटक हैं। कितने? 5 घटक। कौन कौन से? मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल विकास, बुनियादी शिक्षा, सतत शिक्षा। नंबर 13 पर आ जाइए, करंट अफेयर्स का प्रश्न है और यह है जूस मिशन। जूस मिशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसरो, नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, इनमें से कोई नहीं। जूस मिशन जो कि है एक बृहस्पति यानी जुपिटर के जो चंद्रमा हैं उनके लिए मिशन है, और ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी है। नासा लगा कर इसको गलत मत कर दीजिएगा। देखिए, हाल ही में यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने बृहस्पति और उसके बर्फीले चंद्रमाओं अर्थात गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा की जानकारी प्राप्त करने के लिए जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर यानी जूस मिशन की शुरुआत की है। तो जूस का फुल फॉर्म क्या है? जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। इसे एरियन 5 लॉन्चर के द्वारा फ्रेंच गुआना से लॉन्च किया गया। यह मिशन वर्ष 2031 में जो है बृहस्पति तक पहुंचने के लिए तैयार है। ठीक है, कब तक पहुंचेगा ये? वर्ष 2031 तक। और इसका फोकस है गैनीमीड। इसका फोकस गैनीमीड पर होगा, मतलब बृहस्पति के जो 3 हैं उनमें से गैनीमीड। ठीक है, गैनीमीड पर होगा,
और गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा जो अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और यह माना जाता है कि तीनों चंद्रमाओं जैसे कि गैनीमीड, कैलिस्टो और यूरोपा में भारी मात्रा में जल उपलब्ध है, जो संभावित रूप से उन्हें रहने योग्य बनाता है। इसलिए जा रहा है जूस मिशन गैनीमीड पर, कैलिस्टो पर और यूरोपा पर। नंबर 14 पर आ जाइए। गोवा केरल की तर्ज पर निम्नलिखित में से किस राज्य में पर्यटन पुलिस का गठन किया जाएगा? गोवा और केरल की तर्ज पर किस राज्य में किया जाएगा? उत्तराखंड। देखिए 21 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के पुलिस प्रवक्ता व एडीजी बी मुरुगेशन ने बताया है कि उत्तराखंड में जल्द ही गोवा और केरल की तर्ज पर पर्यटन पुलिस का गठन किया जाएगा। इसके लिए एक नया सिलेबस तैयार किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए पश्चिमी विक्षोभ ऐसे तूफान हैं जो कैस्पियन या भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं तथा उत्तर पश्चिम भारत में गैर मानसूनी वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह विक्षोभ पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर आता है। पूर्व से पश्चिम यानी ईस्ट टू वेस्ट। देखिए गलत है, पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है। ठीक है, इंडिया यहाँ है और उसके पश्चिम की तरफ ही तो है भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगा ना। और यहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर जाएगा ना, वेस्ट टू ईस्ट। तो गलत हो गया दूसरा स्टेटमेंट, केवल पहला ही वाला सही है। तो पूछा क्या सही पूछा है, तो एक आंसर हो जाएगा इसका। देखिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ ऐसे तूफान हैं जो कैस्पियन और भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं तथा उत्तर पश्चिम भारत में गैर मानसूनी वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन्हें भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले एक उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में चिन्हित किया जाता है जो निम्न दाब का क्षेत्र है तथा उत्तर पश्चिम भारत में अचानक वर्षा, बर्फबारी और कोहरे के लिए जिम्मेदार है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सर्दियों में होने वाली वर्षा भारत में किसके कारण होती है? भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण। और यह विक्षोभ जो है पश्चिम से पूर्व की ओर आता है यानी वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, ना कि ईस्ट टू वेस्ट। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। और यह विक्षोभ जो है अत्यधिक ऊंचाई पर पूर्व की ओर चलने वाली वेस्टर्ली जेट धाराओं के साथ यात्रा करते हैं और ये जेट धाराएं ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करती हैं। तो ये 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस आप 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट PDF भी प्राप्त कर सकते हो पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी को। धन्यवाद।